नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सीजीजीएस का पार्ट 13। देखिए धीरे धीरे करते करते हम लोग कितने आगे आ गए हैं। ये 30 पार्ट है, मतलब कितना क्वेश्चन कर लिए हम लोग? टोटल 600 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आज के पोर्शन में रहेगा सीजी हिस्ट्री से, ठीक है। ये आपके सीजीपीएससी प्री और व्यापम के जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि सभी में छत्तीसगढ़ जीएस पोर्शन पूछा जाता है जिसमें हिस्ट्री का अच्छा खासा वेटेज रहता है। तो आज सीजी हिस्ट्री से क्वेश्चंस करेंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कौशल कहा गया है, ठीक है। दूसरा कथन क्या है? समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तीसरा कथन क्या है? उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। तो कौन सा कथन सही है ये हमको बताना है। तो समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश के शासक थे, उन्होंने क्या किया? जो उसके काल में उनके काल की एक रचना है क्या फेमस? प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। तो उसमें छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया? कौशल कहा गया, बिल्कुल सही है। तो बस्तर रीजन को क्या कहा गया? दंडकारण्य को क्या कहा गया? तो महाकांतार कहा गया, महाकांतार। दूसरा कथन क्या है? समुद्रगुप्त ने अपनी दक्षिणी अभियान में कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ को चूंकि क्या कहा गया? कौशल, इसीलिए क्या कहा गया? कौशल के राजा किसको? राजा महेंद्र को, ठीक है। इनको क्या किया? पराजित किया। तो ये बिल्कुल सही है। और इसके साथ साथ उन्होंने महाकांतार के जो राजा थे व्याघ्रराज, उनको भी क्या किया था? पराजित किया था। किसने पराजित किया था? तो समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। तीसरा कथन क्या है? उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो ये बिल्कुल गलत है। उन्होंने जीता तो था, कौशल को भी जीता था और महाकांतार को भी जीता था, लेकिन उसको उन्होंने अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। अपितु जो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति थी उनकी कि जीतो और फिर छोड़ दो, तो उस नीति के तहत उन्होंने इसको मुक्त रखा, ना कि अपने साम्राज्य में मिलाया। तो 1, 2, 3 सही है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। 1 और 2 सही है। जहां जहां 3 होगा उसको आप लोग क्रॉस कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ सुमेलित करना है। एक और क्या दे दिया है? राजवंश दे दिया है। एक और उसके शासक का नाम दे दिया है। तो राजऋषि तुल्य कुलवंश, तो इससे संबंधित कौन है? तो इससे संबंधित है भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय का ही आरंग ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है क्या? राजऋषि तुल्य कुलवंश के बारे में। अब क्या दिया है? सरबपुरीय वंश। तो सरबपुरीय वंश के शासक कौन थे? तो ये इसके शासक थे प्रवर राज, ठीक है। राजऋषि तुल्य कुल के कौन? भीमसेन द्वितीय। सरबपुरी के कौन? प्रवर राज। और पांडुवंश के शासक कौन? तो पांडुवंश के शासक महाशिव बालार्जुन। अब नल वंश के शासक कौन? तो नल वंश के शासक भवदत्त वर्मन। तो ये रहे राजवंश और उनके शासक। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अब बताना है कि सही कौन सा है। तो पहला कथन क्या है? सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सरबपुरी शासकों ने बनवाया था। तो ये कथन तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? सरबपुरी शासकों ने नहीं बनवाया था। किसने बनवाया था? पांडुवंशीय शासकों ने बनवाया था। जो पांडुवंश के रानी रही, रानी वास्ता, उनके द्वारा निर्मित किया गया था, मतलब काम चालू किया गया था। फिर लास्ट महाशिव बालार्जुन के द्वारा उस काम को कंप्लीट कराया गया। शिव मंदिर लाल ईंटों से बना हुआ मंदिर है सिरपुर में, ठीक। दूसरा कथन क्या है? प्राचीन काल में बस्तर चक्रकोट कहलाता था। तो बिल्कुल सही है। बस्तर को चक्रकोट भ्रमरकोट के नाम से जाना जाता था। और भोरमदेव मंदिर शिलालेख फणिनाग वंश से संबंधित है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो कथन 2 और 3 क्या है?
सही है। ये जो भोरमदेव मंदिर है वो फणी नागवंशी शासक गोपाल देव के द्वारा ही निर्मित कराया गया था। वहां से जो शिलालेख मिला है वो फणी नागवंश से संबंधित है। फोर्थ क्वेश्चन है, किस वंश के शासक त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते हैं? सोमवंश, सरबपुरी वंश, राजर्षि तुल्य वंश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि कौन धारण करते थे? तो वो सोमवंशीय शासक धारण करते थे। ठीक है, अब यहाँ कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि कौन सा सुमेलित है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला क्या दिया है, पृथ्वी देवेश्वर मंदिर तुम्बाड़ में जो है वो पृथ्वीदेव प्रथम ने बनवाया था। दूसरा क्या बताया है कि विष्णु मंदिर जो कहाँ है, जांजगीर में, किसने बनवाया था? जाजल्यदेव प्रथम ने। तीसरा बता रहा है शिव मंदिर जो पाली में है, पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा निर्मित कराया गया है। या फिर लक्ष्मण मंदिर खरौद, रत्नदेव द्वितीय के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया। तो कौन कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि शिव मंदिर जो पाली है वो किसने बनवाया? तो बाणवंशीय शासक विक्रमादित्य ने बनवाया। और उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया? अगर जीर्णोद्धार में अगर सुमेलित भी होता तो किसने करवाया? जाजल्यदेव प्रथम ने करवाया था, ना कि पृथ्वीदेव। तो दोनों में पृथ्वीदेव सुमेलित है ही नहीं, चाहे बनवाने की बात हो या जीर्णोद्धार की बात हो। जबकि ये जो लक्ष्मण मंदिर खरौद में है वो रत्नदेव द्वितीय के द्वारा जीर्णोद्धार कराया गया था उसका। अब देखिए इधर कलचुरी शासक के नाम दे दिए गए हैं और उसके काल में हुए प्रमुख कार्य। तो कलिंगराज ने क्या किया था? तो कलिंगराज ने तुम्बाड़ को अपनी राजधानी बनाई थी। और कलचुरी वंश के पहले शासक छत्तीसगढ़ में कौन थे? तो कलिंगराज थे। उन्होंने तुम्बाड़ को राजधानी बनाई। तुम्बाड़ से फिर कलिंगराज, कमलराज और रत्नदेव प्रथम ने शासन किया। उसके बाद रत्नदेव प्रथम ने ही राजधानी को तुम्बाड़ से कहाँ चेंज कर दिया? रतनपुर में चेंज कर दिया। अब जाजल्यदेव प्रथम, तो जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा किया गया कार्य कौन सा है? तो ये जो बस्तर के राजा थे छिन्ननाग वंशीय शासक सोमेश्वर देव, उसको पराजित किया था। किसने? तो जाजल्यदेव प्रथम ने। अब कल्याण साय, तो कल्याण साय इन्होंने क्या किए? ये मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे कल्याण साय 8 वर्ष तक। और रघुनाथ सिंह अंतिम कलचुरी शासक माने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से। इन्होंने क्या किया? मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ये प्रत्यक्ष कलचुरी शासक प्रत्यक्ष रूप से अंतिम थे। और मराठों के अधीन जो अप्रत्यक्ष शासन किया वो भी रघुनाथ सिंह ने पहले किया। उसके बाद फिर मोहन सिंह का नाम आएगा। अगर आपको CGPSC प्री का टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना है तो आप योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट टेस्ट परचेस कर सकते हैं। या फिर 8770123687 इस नंबर पर कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही CGPSC में आजकल करंट अफेयर और आर्थिक सर्वेक्षण इसका वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको करंट अफेयर और आर्थिक सर्वेक्षण का विस्तृत क्लास चाहिए तो आप वहां से कोर्स परचेस कर सकते हैं। उसमें आपको छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर और आर्थिक सर्वेक्षण की क्लासेस मिलेगी, जिसकी फीस मात्र 249 रुपीज है। इसके साथ में आपको उसका PDF भी दिया जाएगा। कलचुरी कालीन राजस्व जमाबंदी के प्रमुख का पद नाम बताइए। किसके प्रमुख का नाम? जमाबंदी के प्रमुख का नाम। और कौन से कालीन? कलचुरी कालीन। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या है? प्रमात्री महाक्षपटली, या फिर महापीलुपति, या फिर गौलमिक। तो जमाबंदी के प्रमुख का नाम क्या है? तो जमाबंदी के प्रमुख को कहा जाता था महाप्रमात्री। किस काल में? तो कलचुरी काल में। और महापीलुपति ये हस्ती सेना प्रमुख को कहा जाता था। महाक्षपटली ये राजस्व विभाग के प्रमुख को महाक्षपटली कहा जाता था। ये कौन सा? तो राजस्व विभाग। ये जमाबंदी और ये हस्ती सेना प्रमुख, मतलब हाथियों की जो सेना रहती थी उसके प्रमुख को। ठीक है।
8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं ये बताना है। पहला कथन क्या दिया है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासन राजतंत्रात्मक थी, तो ये बिल्कुल सही था, राजतंत्र चल रहा था उस टाइम, राजा शासन करते थे। ठीक है, दूसरा क्या, प्रजा प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, राजा अमात्यों के सहायता से शासन करते थे। तीसरा कथन क्या दिया है, गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था, तो ये गलत है, प्रधान नहीं होता था। गांव के प्रशासन के प्रमुख को क्या कहते थे, तो गौटिया कहते थे, गौटिया कहते थे। ठीक है, तो 1 और 2 सही है, 3 सही नहीं है। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन ही गायब है इसमें। ठीक है, मैं क्वेश्चन बता देती हूँ। क्वेश्चन ऐसा था कि कुरुसपाल अभिलेख छिंदक नागवंशी किस छिंदक नागवंशी शासक से संबंधित था? कौन सा अभिलेख? कुरुसपाल अभिलेख कौन से छिंदक नागवंश से संबंधित है? जगदेव भूषण, निपति भूषण, सोमेश्वर देव प्रथम या फिर हरिश्चंद्र। तो ये जो कुरुसपाल अभिलेख है ये सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित था। ये जो मधुरांतक देव थे उनको जिस तरह से इन्होंने पराजित किया था उसके बारे में आपको वर्णन कहाँ मिल जाएगा? कुरुसपाल अभिलेख में मिल जाएगा। नृपति भूषण, नृपति भूषण का एर्राकोट अभिलेख मिला है। ठीक है, एर्राकोट अभिलेख। और हरिश्चंद्र देव का जो अंतिम शासक थे छिंदक नागवंश के, इसका मिला है टेमरा सती लेख, टेमरा सती लेख। 10वां क्वेश्चन है, सुमेलित करना है जो मराठा काल में जनजातीय विद्रोह हुए थे तो वो कब से कब तक हुए थे? सबसे पहले क्या दिया है, तारापुर विद्रोह। तो तारापुर विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो तारापुर विद्रोह हुआ था 1842 से 54 के बीच में। ठीक है, और तारापुर विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसके नेतृत्वकर्ता थे दलगंजन सिंह। ठीक है, तारे लोग दल के दल रहते हैं, कोई एक तारा दो तारा तो नहीं रहता, दल के दल रहते हैं, तो दलगंजन सिंह। किसमें? तारापुर विद्रोह में। हलवा विद्रोह, तो हलवा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अजमेर सिंह थे। कब से कब तक हुआ था? तो 1774 से 77 के बीच में हुआ था। उसके बाद मेरिया विद्रोह, तो मेरिया विद्रोह भी 1842 रहेगा, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक चलता है, तो मेरिया विद्रोह चला था 1842 में 63 के बीच में। ठीक है, और परलकोट विद्रोह और मेरिया विद्रोह के नेतृत्वकर्ता अगर पूछा जाए तो आप लोग लिखेंगे हिड़मा मांझी। परलकोट विद्रोह ये 1824-25 में हुआ था। परलकोट विद्रोह के नेता कौन थे? तो गेनसिंह थे। तो इस ये जैसा जोड़ी मिलान वाला रहता है उसमें क्या होता है कि एक साथ 4 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी बी गायब है। अब परलकोट विद्रोह, परलकोट विद्रोह क्यों हुआ था? कोई विद्रोह साल वृक्ष को काटने के लिए, तारापुर विद्रोह बस्तर में मराठा एवं ब्रिटिश शासन के विद्रोह में, यहाँ पर था मेरिया विद्रोह। ठीक है, तो मेरिया विद्रोह किससे संबंधित था? नरबली प्रथा बंद करने के लिए। और आप लोग मुझे बताएंगे कि परलकोट विद्रोह किससे संबंधित था? नेतृत्वकर्ता तो मैंने बता दिया गेनसिंह। कब हुआ था ये भी मैंने बता दिया, 824 से 25। अब आप लोग बताएंगे कि हुआ किस कारण से था। जैसे कि मेरिया विद्रोह नरबली प्रथा बंद करने के विरोध में हुआ था, कोई विद्रोह साल वृक्ष काटे जाने के विरोध में हुआ था, तारापुर विद्रोह बस्तर में मराठा एवं ब्रिटिश शासन के विरोध में हुआ था। तो आप लोग क्या बताएंगे कि परलकोट विद्रोह किस कारण से हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य इस राज्य के प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले से संबंधित नहीं है? पूछ रहे हैं। ठीक है, कौन सा संबंधित नहीं है? तो पहला क्या दिया है, परगना पद्धति का प्रारंभ, रतनपुर और रायपुर का एकीकरण, रतनपुर में राम मंदिर का निर्माण, या फिर सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात। तो परगना पद्धति प्रारंभ किसने किया था? तो बिंबाजी भोसले ने। रतनपुर और रायपुर का एकीकरण भी उन्होंने किया था, राम मंदिर का निर्माण भी किया था। सूबेदारी व्यवस्था का सूत्रपात इन्होंने नहीं किया था। ये किसने किया था? तो ये किया था व्यंकोजी भोसले ने। व्यंकोजी भोसले ने किया था।
13वां है छत्तीसगढ़ में सूबा शासनकालीन एगेन्यू द्वारा वर्णित निम्नलिखित टैक्स को सुमेलित कीजिए। अब कौन सा टैक्स क्यों लगता था ये बताना है। सेवाई, सेवाई जो कर रहता था वो क्यों लगाया जाता, ये क्या था, तो ये जुर्माने से प्राप्त रकम था। कौन सा, सेवाई, ठीक है। मोकासा, मोकासा क्या था, तो मोकासा ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव थे। अब महल, महल क्या था, तो महल खालसा जमीन पर टैक्स था। और पट्टी, पट्टी था घरों पर लगाया गया टैक्स, जैसे घरों में पुट्टी वगैरह कराते हैं तो उसे याद रख लेना आप लोग, पट्टी। सुमेलित करना है यहाँ भी। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है वापस से, कलिंग राज वाला। कलिंग राज मैंने बताया था, तुमान को राजधानी बनाया। जाजल्य देव प्रथम ने सोमेश्वर देव को पराजित किया। कल्याण साहब मुगल दरबार में उपस्थित हुए थे और रघुनाथ सिंह मराठा सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। ये इसको सुमेलित करते हैं। यहाँ जंगल सत्याग्रह दिए है और नेता हुए हैं। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण चल रहा था 1930 के समय, तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे क्या हुए थे, जंगल सत्याग्रह हुए थे, जो अलग अलग नेताओं द्वारा नेतृत्व उनका किया गया था। तो यही सुमेलित करना है। रुद्री नवा गांव, ये हुआ था अगस्त 1930 में। तो रुद्री नवा गांव, इसको किसने लीड किया था, कौन इसके नेतृत्व करता थे, तो रुद्री नवा गांव नथुजी जगताप। तमोरा, तमोरा जंगल सत्याग्रह हुआ था सितंबर 1930 में। तो इसको, इसके नेतृत्व करता थे यति यतन लाल जैन जी। और पकरिया अक्टूबर 1930 में हुआ था, तो पकरिया अयोध्या प्रसाद जैन। और पोड़ी गांव जो हुआ था अक्टूबर 1930 में, ये इसके नेतृत्व करता थे रामधर दुबे। तो रुद्री नवा गांव नथु जगताप, तमोरा यति यतन लाल जैन, पकारिया अयोध्या प्रसाद जैन और पोड़ी गांव ये रामाधर दुबे। कब हुआ था ये सब, तो ये 1930 में हुआ था। अब यहाँ अलग अलग केसेस दिए हैं और इधर उनके नेता। रायपुर षड्यंत्र केस, रायपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था, ये हुआ था 1942। ये सब भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था उस टाइम ये सभी घटनाएं हुई थी। तो षड्यंत्र केस, इसमें कौन थे, तो रायपुर षड्यंत्र केस के नेता थे परशुराम सोनी जी, ठीक है। और रायपुर डायनामाइट केस, तो रायपुर डायनामाइट केस ये भी 1942 में हुआ था। ये ईश्वरी चरण शुक्ल जी के द्वारा इसका नेतृत्वकरण किया गया था। जी दुर्ग जिला कचहरी में आग जनी, तो ये दुर्ग जिला कचहरी में आग किसने लगा दिया था, तो ये रघुनंदन सिंगरौल जी ने। और रायपुर में विद्यार्थी जुलूस का नेतृत्व किसने किया था, तो रणवीर सिंह शास्त्री ने। तो इस प्रकार से इसको सुमेलित करना था। नेक्स्ट है 17वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय शासन की शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। दूसरा क्या बोल रहा है, सूबेदार विठल राव दिनकर ने प्रशासन में परगना पद्धति लागू किया था, जबकि उसके सूत्रधार कौन थे, तो बिंबाजी भोसले थे। सूबेदार बीकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की। तो कौन सा कथन सही है, तो तीनों कथन क्या है, सही है। जब महिपत राव दिनकर सूबेदार थे तो उस टाइम सारे शक्तियां किसके हाथ में थे, तो आनंदीबाई। आनंदीबाई किनकी वाइफ थी, तो बिंबाजी भोसले की वाइफ थी, तो उन्हीं के हाथ में था। सूबेदार विठल राव दिनकर प्रशासन में क्या चालू किया, उन्होंने परगना पद्धति चालू किया, जबकि उसके सूत्रधार कौन थे, तो बिंबाजी भोसले थे। और बीकाजी गोपाल जो सूबेदार थे, उन्हीं के टाइम जो पिंडारी थे, पिंडारी अधिकार लुटेरे जैसे रहते हैं, तो उन्होंने ही सबसे ज्यादा लूट की थी। किसके समय, बीकाजी गोपाल के समय। तो 1, 2 और 3 सही है, तीनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, मराठा काल में सेवई था, तो सेवई अभी ही मैंने बताया था कि सेवई क्या था, ये अर्थदंड या जुर्माना था। अर्थदंड जो भी थोड़े थोड़े पेनल्टी लगाया जाता है, तो पेनल्टी थोड़े थोड़े छोटे छोटे कामों पर भी लगाया जाता है। और सेवई भी देखना छोटा छोटा और बहुत सारा रहता है। तो वैसे ही छोटे छोटे जुर्मानों और अर्थशास्त्र अर्थदंड से क्या मिलता है, सेवई, उसी को मराठा काल में सेवई कहते थे। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है, आरंग, खल्लारी, रतनपुर या फिर रायपुर। किसके बारे में पूछा जा रहा है, राजा मोरध्वज, ठीक है। तो मोरध्वज के बारे में तो सभी को पता है, ये आरंग से संबंधित है। आरंग के साथ साथ ये रतनपुर से भी संबंधित है। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल ही में
अभी हाल फिलहाल में नहीं, मतलब मार्च अप्रैल के टाइम क्या किया गया था, आरंग में मोरध्वज महोत्सव मनाया गया था। ठीक है, राजा मोरध्वज महोत्सव। और ये आज का अंतिम प्रश्न है। वीडियो कैसा लगा ये आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। छत्तीसगढ़ के मल्हार में निम्नलिखित में से किस सातवाहन शासक के सिक्के प्राप्त नहीं हुए हैं? ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे छत्तीसगढ़ के मल्हार से किसके सिक्के मिले हैं? तो सातवाहन कालीन राजा के सिक्के मिले हैं। तो किसके सिक्के प्राप्त नहीं हुए? वेदश्री, पुडुमा, अपीलक या फिर सिमुख, ये सभी सातवाहन कालीन शासक है। तो किसके सिक्के नहीं मिले हैं? तो ये सिमुख, जो उनका प्रथम शासक था सिमुख, उसके सिक्के नहीं मिले हैं। जबकि वेदश्री, पुडुमा, जो पुलुमावी, वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी बोलते हैं, उन्हीं का नाम पुडुमा है, और राजा अपीलक, इन सभी के मुद्रा हमको प्राप्त हुआ है छत्तीसगढ़ से। तो ये रहा आज का सीरीज कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।